खत्म कर दिया है और अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है। फोर्स वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं जो कि बहुत फंडामेंटल हो गई चीज़ें। और हम लोगों ने अभी वेक्टर पढ़ा हुआ है और वेक्टर लगभग हमने पढ़ लिया है। लास्ट में लेबनिज़ थ्योरम पढ़े हुए हैं, उसके थोड़े क्वेश्चन दिए थे। बट अभी हमको थोड़ा फोर्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो जाएगा ताकि मैकेनिक्स में हम लोग जा सकें। या मैकेनिक्स से थोड़े जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं या अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी हम लोग वो कर पाए। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज वैसे ईद भी है तो हमने नमाज पढ़ ली है घर में। और सबकी ईद मुबारक हो और सब विद सोशल डिस्टेंसिंग। और क्या लग रहा है, ठीक है पढ़ाते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स की। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं फोर्स की, डायरेक्टली बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स, ठीक, फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स के पहले हम लोग थोड़ी सी चीजें रिव्यू करते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है। अगर मान लीजिए मैं और मेरा भाई या कोई भी दो लोग कार में बैठे हुए हैं और कार मूव हो रही है, तो मैं देखूंगा कि मेरे बगल में अगर मेरा भाई बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है, जबकि कार मूव हो रही है तो मैं भी रेस्ट में हूँ अपने भाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर और ऐसा, अब समझो मैं आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, अच्छी है कार, ठीक, और एक बंदा है। ये मान लीजिए एक्स है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर भी एक बंदा है, ठीक, ओके। ये बंदा ए है और ये बंदा कौन है, बी है, ठीक। अब क्या कहानी है बच्चों कि कार मूव हो रही, मान लीजिए 20 स्पीड से कार मूव हो रही है। तो अगर 20 स्पीड से कार मूव हो रही है और ये बंदा ए है तो ये बोलेगा कि x जो है वो रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में एक ऐसा है रेस्ट में है। जबकि बी अगर देखेगा तो बोलेगा कि x चल रहा है कार के साथ। तो मतलब क्या हुआ कि ये बंदा बोलेगा कि x बंदा जो है वो रेस्ट में है, बी बोलेगा कि x क्या है, चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये उसके साथ ही चल रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, बट बी यहाँ पर अर्थ सरफेस से देख रहा है तो एक्स क्या है, मूविंग है। तो ये क्या कहानी है, दोनों सही है, दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। तो कैसी कहानी है ये। तो बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर है रिफरेंस फ्रेम का। क्या है, रिफरेंस फ्रेम का। तो रिफरेंस फ्रेम हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो फोर्स के पहले हम लोग लिखेंगे रिफरेंस फ्रेम। क्या लिखेंगे, रिफरेंस फ्रेम। फोर्स के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेफरेंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेफरेंस फ्रेम, ठीक, ओके। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। तो रेफरेंस फ्रेम एक ऐसी जगह है, या तो वो रेस्ट में है या वो चलती हुई है। एक ऐसी जगह या तो रेस्ट में है या तो चलती हुई है जहां से मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। या फिर एक लाइन में बोले तो ऑब्जर्वर इज रिफरेंस फ्रेम। नहीं आ रहा समझ। अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो ऑब्जर्वर ही क्या है, रिफरेंस फ्रेम है। ऑब्जर्वर कौन है, मैं हूं, आप हो, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, या पेड़ को देख रहा है, या गाड़ी को देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है, प्लेन को देख रहा है, तो मैं देख रहा हूं तो मैं क्या हूं, रिफरेंस फ्रेम हूं। तो मैं हो सकता है साइकिल पे जा रहा हूं, या फिर मैं रुका हुआ हूं, या मैं कार से जा रहा हूं, या मैं हवाई जहाज में चढ़ के चीजों को देख रहा हूं। तो मैं मूविंग हो सकता हूं, रेस्ट में भी हो सकता हूं। तो रिफरेंस फ्रेम रेस्ट में भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी जो चीजों को ऑब्जर्व करेगा वो रिफरेंस फ्रेम है। या फिर एक ऐसी जगह रुकी हुई या चलती हुई जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट इज रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, नहीं आया समझ। रिफरेंस फ्रेम क्या है बच्चे, ऑब्जर्वर ही क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। ऑब्जर्वर ही क्या है बच्चे, रेफरेंस फ्रेम है। ऑब्जर्वर ही क्या है, रेफरेंस फ्रेम। जो चीजों को देखता है वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। तो मैं यहाँ अर्थ सरफेस पे हूँ, तो अर्थ सरफेस पे अगर मैं हूँ और मैं चल नहीं रहा हूँ तो मैं अपने आप को रेस्ट में मानूंगा। मैं आपको देख रहा हूँ तो आप भी रेस्ट में हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। अगर मैं फैन को देख रहा हूँ तो फैन रोटेट हो रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में फैन क्या है, मोशन में है।
कुछ समझ आ रहा है क्या? तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, आप एक ही लाइन में लिखिए, ऑब्जर्वर इज रेफरेंस फ्रेम। ऑब्जर्वर ही क्या है, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम कोई भूत या रॉकेट साइंस नहीं है, ऑब्जर्वर ही क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। मैं रेफरेंस फ्रेम हूं, आप रेफरेंस फ्रेम हो, या कोई और रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। हम क्या हो सकते हैं, हम रेस्ट में हो सकते हैं, हम कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हैं, हम एक्सीलरेट हो सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम भी क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मूविंग हो सकता है, या एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। समझ गया बात को? तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वही क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। या फिर ऐसे बोले कि एक ऐसी जगह चलती हुई या रुकी हुई जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम। एक ऐसी रुकी हुई जगह या चलती हुई जगह जहां से हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम। अगर मैं कार चलती हुई कार में बैठ के बाहर पेड़ को देखता हूं तो मेरा रेफरेंस फ्रेम मूविंग है। अगर मैं पेड़ पे चढ़ के कार को देखता हूं तो पेड़ क्या है, रेस्ट में है। कार मूविंग हो सकती है या रेस्ट में हो सकती है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम कहां है, पेड़ पे है। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, पेड़ है। तो पेड़ क्या है, रुका हुआ है। नहीं आया समझ? तो रेफरेंस फ्रेम आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है। ऑब्जर्वर इज रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम क्यों हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्टिव चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम बता पाते हैं कि वो रेस्ट में है। जैसे फैन है, तो फैन में आप बैठ जाइए, तो फैन में आप ब्लेड पे अगर आप बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि फैन रेस्ट में है। लेकिन अगर आप नीचे बैठ, मैं ध्यान से देख रहा हूं तो फैन क्या है, रोटेटिंग है। अगर आप कार में बैठे हुए, आपके बस में बैठे हुए हैं, आप बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्योंकि अगर सामने वाली आपके पास चेयर है तो सामने वाली चेयर उतने डिस्टेंस पे है जितना डिस्टेंस पे वो खड़ी बस में थी, और उतने डिस्टेंस पे चलती हुई बस में भी है। तो जो रेफरेंस फ्रेम आप है, बस है, तो बस के अंदर ही आप है। तो बस चले या ना चले, तो बस के अंदर जो भी चीजें रहेंगी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगी। लेकिन वहीं पर कोई आदमी रोड पे खड़ा हुआ है और बस जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजें मूविंग रहेंगी। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ रेस्ट नया टर्म आ गई। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जो बाकी जो किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है उसको रेस्ट में बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट बोलेंगे। या कोई भी बॉडी किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूविंग है तो बोलेंगे कि ये आपका स्टेट ऑफ मोशन में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गया। रेफरेंस फ्रेम एकदम डैम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेफरेंस फ्रेम क्या है, ऑब्जर्वर ही रेफरेंस फ्रेम है। ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी जगह, रुकी हुई या चलती हुई जगह जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग चीजें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स क्या है भाई साहब, फोर्स क्या है? अब बच्चा बोले F बराबर ma। F बराबर ma नहीं है, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ का एक पार्ट है। F इक्वल टू ma, ठीक है। F इक्वल टू ma फोर्स नहीं है। फोर्स क्या होता है, अगर मैं इस पे बोर्ड पे ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, या फिर मैं फैन को ऐसे नीचे खींच रहा हूँ, या मैं रस्सी में लटक रहा हूँ तो मैं फोर्स लगा रहा हूँगा, या टेंशन लगा रहा हूँगा। टेंशन क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फोर्स ऐसे पुश पुल बोल देते हैं, पुश पुल फोर्स होता है। बिल्कुल सही है, बट और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो फोर्स क्या है बच्चों, कि फोर्स हम लोग और अच्छे से अगर डिफाइन करें तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए ऐसा कहेंगे कि एनी एक्सटर्नल, लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, एनी एक्सटर्नल एजेंट विच कैन change the state of rest or state of motion or tries to change क्या हुआ, ऐसा कुछ भी या ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो चीजों को चलाए या चलाने की कोशिश करे, या ऐसा कुछ भी जो रुकी हुई चीज को चला दे या चलाने की कोशिश करे,
या ऐसा कुछ भी जो चलती हुई चीज को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स। एकदम ठेठ लैंग्वेज में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको कि सर अगर आपके पास कोई बॉडी रुकी हुई है तो आप उसको चला दीजिए या चलाने की कोशिश कीजिए। जैसे एक छोटा सा कंकर है, आप उसको ऐसे थोड़ा भी धक्का देंगे तो चल पड़ेगा, या आप उसको उठा के फेंक भी सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, आप जाके उस पर धक्का मारिए तो वो हिलेगा नहीं। तो अगर वो हिलेगा नहीं तो क्या फोर्स नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, तब भी फोर्स लगा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं तो भी फोर्स है, और अगर हम कुछ डिस्प्लेस कर दे रहे हैं या मूव करा दे रहे हैं बॉडी रुकी हुई को तो भी फोर्स है। अगर फैन रोटेट हो रहा है तो आप उस पर हाथ डाल दीजिए तो क्या होगा? हाथ कट जाएगा ना। लेकिन आप शायद कोशिश किए थे रोकने के लिए, रुका नहीं, लेकिन कुछ आपका नुकसान हो गया। या फिर हम ऐसा कहें कुछ बहुत आसानी से कुछ चीज रोटेट हो रही है, या कोई बंदा दौड़ता हुआ, छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है या आपसे पास से निकल रहा है, आप उसको रोक लिए, पकड़ लिए, तो आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। या फिर बहुत भारी भरकम सुमो टाइप आदमी आ रहा है और दौड़ते हुए आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको रोकने की कोशिश किए, पापड़ बना के निकल जाएगा। तो आप समझ रहे बात को कि ऐसा कुछ भी, एनी एक्सटर्नल एजेंट व्हिच ट्राइज टू चेंज, ऐसा कुछ भी जो रुकी हुई बॉडी को चला दे या चलाने की कोशिश करे, या ऐसा कुछ भी चलती हुई बॉडी को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है कि एनी एक्सटर्नल एजेंट which tries to change or can change the state of rest or state of motion of body is force। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूं, any external agent which tries to change or can change the state of rest or state of motion of the body, and unit जो होता है SI unit of force equal to न्यूटन। क्या? न्यूटन। एंड आपके पास न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन है, तो इस ये हम लोग अगर इसको आर्ट में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻³ इंटू 10⁻², और सेकेंड स्क्वायर का जो सेकेंड होता है एसआई और सीजीएस में दोनों में सेम रहता है, ये हो जाएगा 10⁵। तो जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डायन। क्या होता है? डायन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 10⁵ डायन। डायन नहीं, डायन वाली नहीं, चुड़ैल वाली डायन नहीं, ठीक है, डायन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डायन होता है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है एंड सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। तो 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो आई होप आपको फोर्स तो क्लियर हो गया कि फोर्स है क्या एक्चुअल में। फोर्स ऐसा कुछ भी जो चीजों को चला दे या चलाने की कोशिश करे, या ऐसा कुछ भी जो चीजों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अगर हम लोग टेक्निकल लिखते हैं, अच्छे से लैंग्वेज में लिखते हैं, तो एनी एक्सटर्नल एजेंट which tries to change or can change the state of rest or state of motion of body is known as force। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, लिखे टाइप्स ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। फिलहाल जितने जरूरत है हम लोग उतने पढ़ रहे हैं। हालांकि टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग फिलहाल अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग बात करें तो दो पार्टिकल्स के बीच में या दो मासेस के बीच में जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मेन मोटो है कि हम एफबीडी पढ़ पाए ताकि हम लोग मैकेनिक्स पे कमांड लेके आ पाए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी क्या है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी की वजह से दो मासेस या डिफरेंट मासेस के बीच में लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है मैं बोल दिया हूँ, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि अगर आपके पास दो मास है कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की वजह से दो मासेस के बीच में लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इट इज
इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो क्या है बच्चे, ये बहुत दूर से भी लगेगा और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल नहीं करता है। अगर रिपेल करता तो हम लोग उड़ रहे होते कि भाई आज तो रिपेल हो रहा है, कल तक अट्रैक्टिव था तो हम तो जमीन पे जमे हुए थे, अब आजकल तो रिपेल हो रहा है। तो रिपल्सन ये नहीं होता है, यहाँ पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, 6400 किलोमीटर का रेडियस है। तो अगर सेंटर पे हम ग्रेविटी मानते हैं तो हमारे सरफेस पे कितने डिस्टेंस पे है, 6400 किलोमीटर पे है, तो भी हम लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग जमीन पे ऐसे जमे हुए हैं, नहीं तो भी ग्रेविटी नहीं होती तो बढ़िया उड़ रहे होते। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया है कि ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज रिलेटिवली लेस। इट्स मैग्नीट्यूड इज रिलेटिवली लेस। इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है, ज्यादा हैवी नहीं रहता है, नहीं तो पता पड़ा कि खींच के रखा है, पैर ही नहीं उठाने दे रहा है, तो इतना हैवी फोर्स ये नहीं होता है। क्या है कहानी, अब आपको ग्रेविटेशन में बोल देते हैं। ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन द टू मासेस ड्यू टू gravity of earth is gravitational force. The force between the two masses due to the gravity is gravitational force. Its property is it is long range force. It is long range force and it is always attractive in nature and it is relatively less, या इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहता है, इतना हैवी मैग्नीट्यूड इसका नहीं रहता है। ठीक, तो आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी कहानी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट चार्जेस मूविंग और एट रेट्स। तो क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ऐसा फोर्स जो चार्जेस के बीच में लग रहा हो, एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये चार्जेस अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, अगर मूविंग है तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में हो या मूविंग हो, उनमें जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, the force between charges or between atoms and molecules or ion is electromagnetic force। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम लोग प्रॉपर्टी अगर देखें बच्चों, तो प्रॉपर्टी में क्या कहानी है, पहली कहानी प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी में पहली कहानी ये है कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। एंड दूसरा है इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, ठीक है, and it is stronger, ठीक है, than gravitational force। बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, चार्जेस के बीच में लग रहा होगा या एटम के बीच में लग रहा होगा या मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा,
तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, या लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का होता है। ये बहुत लॉन्ग रेंज में नहीं लगता है, मतलब ऐसे किलोमीटर के रेंज में तो नहीं लगता है, मीटर या सेंटीमीटर के रेंज में ये लगेगा। जैसे आप मैग्नेट ले लीजिए तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेट को आप जब पास लेके आते हैं नॉर्थ या साउथ तब तो अट्रैक्ट करता है, या लाइक पोल लेके आए तब तो रिपेल करता है। तो बहुत एकदम ऐसे नहीं कि आप एक फोर्स इधर अकोला में है और एक पोल और दूसरा पोल भोपाल या दिल्ली में तो अट्रैक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं होना है। तो ये क्या होता है, ये आपका ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत लॉन्ग रेंज में ये फोर्स नहीं लगता है। बट इसका नेचर दो होता है, ये अट्रैक्ट भी करता है और ये रिपेल भी करता है। बट ये जो वैल्यू होती है स्ट्रांग होती है, रिलेटिवली स्ट्रांग होती है, समझे, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड की बात करें हम लोग। थर्ड आपके पास है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चे? हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो एक लाइन में लिख लो, ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर हमारी स्किन ऐसे मतलब हमारी ऐसे हड्डी से चिपकी हुई है, या हम बोलेंगे स्किन हमारी फट नहीं रही है, तो मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, समझे बात को। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, चीजों को बांध के रखता है, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। तो आप लिखेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस पता है ना तुमको? नहीं पता तो बता देंगे, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियर फोर्स, समझे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब प्रॉपर्टी लिख देते हैं फटाक से। तो प्रॉपर्टी की क्या कहानी भाई? प्रॉपर्टी ऐसा है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव in nature, and B क्या है, it is the strongest force ever, ठीक है। C है is very short range force, very short range force, inter-atomic डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे लगेगा, मतलब 10⁻⁻12 सेंटीमीटर के आसपास अगर हम बोलें तो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। ज़्यादा डिस्टेंस होगी या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर पे न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, ये हमेशा सबको अट्रैक्ट ही करेगा। तो दो पार्टिकल के बीच में उनका चार्ज कैसा भी हो, जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव नहीं लगेगा। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स है, इससे स्ट्रांग फोर्स नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, ये कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर, बाहर नहीं लगता है। कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हम लोग ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। दो लोग हैं ना, जैसे 4 ग्रुप बन सकते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बन गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बन गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्रोटॉन का। तो इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं बच्चों,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है दुनिया का, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में एग्जिस्ट करता है, सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर पे भी नहीं लगता है, इतना सेंटीमीटर या मीटर बोले इसको, इतना मीटर पे लगेगा, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर बोल सकते हो, इतने मीटर पे ये लगेगा, या 10⁻10 सेंटीमीटर पे या 10⁻12 मीटर पे लगेगा, और इससे ज्यादा डिस्टेंस रहेगी तो मे बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको तीनों फोर्सेस क्लियर हैं। 3 टाइप के फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। फोर्सेस क्या थे हमारे पास, फोर्सेस था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बहुत सारे तरह के फोर्सेस है, बट हमको जितना जरूरत था हम लोग उतने ही पढ़े हैं, और आगे भी उतने पढ़ेंगे जो जरूरत रहेगी, ठीक है। मैकेनिक्स में फिलहाल तो मैकेनिक्स में जो टर्म यूज होती है, तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। फिर रस्सी है तो उसमें टेंशन होता है, या फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आइए तो हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। लिखिए, when two bodies are in contact, then this force exists only when an external force is प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि बच्चों क्या कहानी है कि कांटेक्ट फोर्स है क्या, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा और नहीं भी आएगा। कंडीशन क्या है कि बॉडी, पहला कंडीशन ये है कि बॉडीज should in contact, एंड दूसरा कंडीशन ये है एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और बॉडी कांटेक्ट में भी होनी चाहिए। क्या कहानी है बच्चों कि अगर आपको कांटेक्ट फोर्स बताना है या कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो और एक एक्सटर्नल फोर्स हो। अब आइए दिखा देते हैं आपको कहानी कैसी है, ये लिख लो। कहानी ऐसी है बच्चे कि हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक ये ए है और ये बी है, ये किसी सरफेस पे रखे हुए हैं। तो हालांकि ये सरफेस से भी कांटेक्ट में है, तो हम सरफेस का कांटेक्ट नहीं चेक कर रहे, वो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल हमको क्या देखना है कि हमने देखा ये कांटेक्ट है, तो ए बी पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर फोर्स लगा रहा होगा, वही कांटेक्ट फोर्स होगा। तो कंडीशन क्या होती कांटेक्ट फोर्स की, बॉडी क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए और एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर बॉडी कांटेक्ट में तो है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स ऑन बी बाई ए इक्वल टू 0 या फोर्स ऑन ए बाई बी इक्वल टू 0। तो अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है, वो चल नहीं रही है या रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स 0 रहेगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। तो फोर्स किसको पुश कर रहा है, ए को, तो ए का सरफेस किसको पुश करेगा, बी को, और बी का सरफेस पुश करेगा ए को। क्यों? क्योंकि ए जो बी है वो ए को छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब इनके बीच में बराबर फोर्स लग रहा है, तभी ये साथ में जा रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं।
तो जब एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो आपके पास कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो बॉडी कितना भी कांटेक्ट में रहेगा इससे आपका कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। कांटेक्ट फोर्स होने के लिए आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, कांटेक्ट फोर्स होने के लिए आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और बॉडी कांटेक्ट में आनी चाहिए, दो डिफरेंट बॉडी कांटेक्ट में आनी चाहिए, तभी आपको ये आपका कांटेक्ट फोर्स मिलेगा और नहीं तो आपको कांटेक्ट फोर्स नहीं मिलेगा। तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा हैवी भूत नहीं है। सिंपल सी बात है कि कांटेक्ट फोर्स होने के लिए सर दो बॉडी को कांटेक्ट में आना, कम से कम दो बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी है और एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पर होना चाहिए, तभी आपको ये कांटेक्ट फोर्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल समझाता हूं। एक टेनिस का बॉल ले लीजिए और दीवार पे मार दीजिए ऐसे। तो जब हम लोग बॉल को दीवार पे मारेंगे तो हमने बॉल को दीवार पे जब मारा है तो बॉल दीवार पे फोर्स लगाएगी। बॉल क्या करेगी? दीवार पे फोर्स लगाएगी और दीवार भी क्या लगाएगी? बॉल पे फोर्स लगाएगी, गेंद पे फोर्स लगाएगी। जब हमने बॉल को दीवार पे मारा है तो बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया है तो दीवार भी बॉल पे फोर्स लगाएगी, तो रीबाउंस होके बॉल आपके पास या आपसे थोड़ी दूर आएगी। तो कांटेक्ट फोर्स कहां एग्जिस्ट किया? वॉल के सरफेस पे। तो कांटेक्ट में कांटेक्ट कहां हुआ? बॉल एंड दीवार दोनों के सरफेस पे कांटेक्ट हुआ और वहीं पर फोर्स मिला, एक्शन और रिएक्शन मिला। तो फिर तो एक्शन रिएक्शन क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो फिर कांटेक्ट फोर्स तो मिल गया, लेकिन सर एक्सटर्नल फोर्स कौन है? तो जो मैं मारा था वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। और दीवार पे क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन हुआ। तो कांटेक्ट फोर्स कहां पे हुआ? दीवार पे हुआ, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था? आपने जो लगाए थे। तो अगर मैं उसको फेंका नहीं होता, मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया होता, तो वहां पर कांटेक्ट फोर्स नहीं होने वाला था। आई होप आपको थोड़ा क्लियर है। एक और चीज मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक दीवार है, यहाँ पर एक गैप बना लीजिए और एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास m ले लीजिए और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये एक बंदा है, ठीक है, और इसको खींच रहा है। जब इसको खींच रहा है, जब ये जाएगा दीवार पे क्या करेगा? ठक करेगा। तो दीवार पे ठक करेगा तो क्यों ठक कर रहा है? क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है। तो जब ठक करेगा तो दीवार भी क्या करेगा? ब्लॉक पे ठक करेगा। तो अब ये क्या हुआ? ब्लॉक ने दीवार पे जो फोर्स लगाया वो क्या था? एक्शन था। तो रिएक्शन कहां से आया? दीवार ने जो ब्लॉक पे लगाया वो रिएक्शन आया है। तो ये क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में आई तो फोर्स लगा, तो दीवार और ब्लॉक कांटेक्ट में आया। क्यों आया? क्योंकि इन भाई साहब ने खींचा है। तो भाई साहब ने क्या दिया? एक्सटर्नल फोर्स दिया। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, पक्का क्लियर है? तो कांटेक्ट फोर्स का कहानी क्या है बच्चे? कांटेक्ट फोर्स है कि हमारे पास क्या होता है कि चीजें ऐसे समझे कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट फोर्स तभी आएगा अगर वो कांटेक्ट में रहेंगी और एक एक्सटर्नल फोर्स भी वहां पर लगना चाहिए, तभी ये आपको क्या मिलेगा? कांटेक्ट फोर्स मिलेगा। और आपको समझा देते हैं कांटेक्ट फोर्स का एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम क्या होते? उड़ रहे होते। जैसे मान लेते हैं ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है और ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी नहीं है तो ये ब्लॉक उड़ रहा होगा। मान लीजिए हमने अर्थ को टेबल के नीचे रख दिया, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेबल के नीचे हमने क्या करा? अर्थ को रख दिया। तो अर्थ को टेबल के नीचे रख दिया, ठीक है। तो जब अर्थ को टेबल के नीचे रखेंगे तो अर्थ की कहानी क्या है? वो सबको खींचेगा अपनी तरफ। तो ये क्या करेगा? ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? mg लगाएगा और इसको पकड़ के नीचे खींचेगा। तब इसको पकड़ के जब नीचे खींचेगा तो क्या करेगा? जब नीचे आएगा तो ये टेबल के कांटेक्ट में आएगा। तो टेबल के कांटेक्ट में मान लीजिए फोर्स आएगा तो कितना लगा रहा है? सब मिला के n। तो जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो टेबल पे ठक करेगा। तो टेबल पे ठक करेगा तो टेबल टूट नहीं रहा है, तो टेबल भी इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। तो एक्शन क्या है सर? ये एक्शन है। क्या एक्शन है? ब्लॉक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया वो एक्शन है। टेबल के सरफेस ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। तो mg क्या है सर?
ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल का स्पेलिंग तो लिख दे, एक्सटर्नल फोर्स है। तो बोले सर हम लोग तो जब हम पढ़ते थे तो हमको सर ऐसा बोलते थे कि इस पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, n बराबर हम लोग mg लिखते थे। बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था कि हम फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, तो फोर्स हम ब्लॉक पे निकाल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि ब्लॉक है और टेबल है, ब्लॉक है और टेबल है, तो ब्लॉक पे कौन लोग फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन कौन लगा रहा है? एक अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ और टेबल लगा रहा है ऊपर की तरफ। बिल्कुल क्लियर नहीं है आपको? हमारे पास क्या है? ब्लॉक था, जब अर्थ नहीं था तो ब्लॉक टेबल के ऊपर उड़ रहा था कहीं। जब हमने अर्थ को टेबल के नीचे रख दिया तो अर्थ ने ब्लॉक को खींच लिया, तो ब्लॉक टेबल पे जाके ठक किया, तो ब्लॉक ने टेबल पे फोर्स लगाया, तो टेबल भी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। तो ब्लॉक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया था वो एक्शन था, और टेबल ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया था वो रिएक्शन था। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन है? अर्थ ने लगाया था। किस पर लगाया था? ब्लॉक पे लगाया था। ये वैसे कहानी है कि आदमी ने डब्बे को खींचा और सामने दीवार है, गैप में से धागा निकाल के आप खींच रहे हो तो ठक करेगा ना। सिमिलर वही कहानी है कि टेबल के ऊपर ब्लॉक था और ये बंदा खींच लिया तो टेबल पे ठक किया, तो टेबल पे फोर्स ब्लॉक लगाएगा, तो ब्लॉक पे भी टेबल फोर्स लगाएगा। तो ब्लॉक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन फोर्स बोलेंगे। टेबल ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया है उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। और एनजी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो बॉडी को कांटेक्ट में कौन लाया? एक्सटर्नल फोर्स लाया। एक्शन रिएक्शन कहां हुआ? सरफेस पे हुआ। तो सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स क्या क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। तो कैसी कहानी बनी है आपको क्लियर हो गया? तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहाँ ठक किया तो एक्शन हुआ, एक्शन हुआ तो टेबल ने इस पर फोर्स लगाया तो रिएक्शन हुआ। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो लोग हैं। कौन कौन है? टेबल है और ब्लॉक है। तो ब्लॉक पे फोर्स हो जाएगा फोर्सेस ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक अगर ऐसा है तो ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? अर्थ कितना लगा रही है? mg नीचे। और कौन लगा रहा है? नॉर्मल। कौन लगा रहा है? टेबल। तो ये हो गया ब्लॉक पे फोर्सेस। अगर हम बात करें फोर्सेस ऑन टेबल, तो फोर्सेस ऑन टेबल की हम लोग बात करें तो टेबल पे फोर्स कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है। कितना लगा रहा है? n लगा रहा है। कितना कैसा लगा रहा है? n नीचे लग रहा है। हालांकि हम लोग इसका मास नहीं काउंट कर रहे हैं। तो मास में अर्थ क्या है? अर्थ सरफेस पे जितने भी मासेस है उन सब पे अर्थ फोर्स लगाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टेबल का मास नहीं मान रहे, हम लोग मान रहे हैं कि टेबल पे कौन फोर्स लगा रहा है? केवल और केवल फोर्स कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है, नीचे लगा रहा है तो n लगा रहा है। तो n बराबर mg आप इसलिए लिखते थे क्योंकि ब्लॉक ना तो उड़ रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम में तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्सेस के बराबर है। बोले सर आपने n बराबर mg क्यों लिखा है? mg तो अभी एक्सटर्नल फोर्स बता रहे हैं आप। हमको बिल्कुल सही हम लोग बता रहे हैं, लेकिन हम अगर ब्लॉक पे देखें तो ब्लॉक पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, टेबल लगा रही है। तो ब्लॉक पे अगर मेरे पे फोर्स कोई निकालेगा तो मेरी बात करोगे ना। मेरे पे हो सकता है रामलाल फोर्स लगा रहा हो, प्यारेलाल भी फोर्स लगा रहा हो, तो रामलाल इधर लगा, प्यारेलाल इधर लगा रहा, तो रामलाल का फोर्स बराबर प्यारेलाल का फोर्स। अगर मैं रेस में हूं, अगर मैं इधर पे जाऊं तो रामलाल की तरफ चले जाऊं, अगर इधर जाऊं तो प्यारेलाल की तरफ जाऊं, तो जिधर जाऊंगा उसका फोर्स ज्यादा रहेगा। बट अगर मैं बीच में ही रहूंगा तो फोर्स बराबर रहेगा, तो इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर होगा। सेम ब्लॉक के साथ है। तो ब्लॉक के साथ कहानी क्या है? mg बराबर n क्यों है? क्योंकि ना तो नीचे धंस रहा है ना ऊपर उड़ रहा है, मतलब n बराबर mg है। तो हमको बस अगर किसी ब्लॉक की बात करेगा तो हम ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स निकालेंगे। ब्लॉक किस पर फोर्स लगा रहा है हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ब्लॉक पे बहुत सारे लोग फोर्स लगा सकते हैं। हमको पता करना है कि ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, किधर किधर लगा रहा है। हमको ये पता नहीं करना है कि ब्लॉक किस पर फोर्स लगा रहा है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स हो गया बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं टेंशन। आइए, यहीं पर नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको क्लियर ही हो गया कि सर ये ब्लॉक है, ब्लॉक मास m है, इस पर mg फोर्स लगाएगी अर्थ, तो ये टेबल पे n लगाएगा, तो टेबल भी इस पर n लगाएगा। तो अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो ये कौन है बेटा? एक्शन है, और ये क्या है? रिएक्शन। और इसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर ये देखिए कि एक्शन एंड रिएक्शन। तो
एक्शन किस पर हो रहा है, टेबल पर, और रिएक्शन किस पे हो रहा है, बॉडी पर। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। तो क्या लिखेगा यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है बच्चों, कि एक्शन नीचे की तरफ है और रिएक्शन ऊपर की तरफ है। जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा, जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा। तो एक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इनका अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन कैसा अपोजिट इन डायरेक्शन, सर एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन अपवर्ड है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं होगा। जैसे तुम ये बोलते हो, जैसे तुम पढ़े हो कि सर ये mg है तो ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको रिएक्शन बोलता है, इसको एक्शन बोलता है, जबकि ये एक्शन नहीं था, ये रिएक्शन था। और ये कौन था, एक्सटर्नल फोर्स था। एक्शन दूसरे सरफेस पे लगता है। तो एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगेगा और आपका ये मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है आपके कॉन्टैक्ट फोर्स का एंड नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का चौथा पॉइंट तो लिखेंगे, तो चौथा पॉइंट क्या लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए आगे, जैसे मान लो आपके पास ये ब्लॉक रखा हुआ है तो एक्शन रहा होगा तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ और एक रॉड आपने ऐसे रख दी है। ठीक है, एक रॉड इस तरह से रखी हुई है तो कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ पर है, सर एक यहाँ पर है तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन N1 हो जाएगा। एक रॉड है तो रॉड का कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर है तो एक नॉर्मल रिएक्शन N2 यहाँ हो जाएगी। कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे है तो एक आएगा N3। अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ। कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ। कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया है, एकदम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या है, ये N1 है, ये N2 है और ये N3 है। तो क्यों ऐसा बनाया है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है जिसके नॉर्मल ऐसी जाएगी, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है जिसके नॉर्मल कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है जिसके नॉर्मल ऐसा जाएगा। डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शंस हमने बनाए। ठीक है, अब तीसरी कहानी ऐसा बना देते हैं कि आपके पास थर्ड ये है कि मान लीजिए ये स्फीयर है और ये सरफेस पे रखा हुआ है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो हमेशा इसके सेंटर से जाएगा। ठीक है, ऐसा। या फिर आपको ऐसा दिखा सकते हैं, सर मान लीजिए ऐसा है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए एक स्फीयर है और ये कुछ ऐसे ग्रुप्स में रखा हुआ है। ठीक, तो ये मास कितना है, mg है, तो नीचे mg ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा और कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन N1 मान ले, N2 मान ले। N1 N2 तो नॉर्मल रिएक्शन हो गए या N ही हो गए, जो कि एक ही बॉडी है और सिमेट्रिकल रखा हुआ है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सेंटर से भी होके जाएगा। तो डिफरेंट केसेस में हम लोग डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शंस कैसे काउंट करते हैं हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे बढ़ें। ठीक, हम लोग बात करते हैं टेंशन की। ठीक है, टेंशन तो बहुत सारी चीजें हैं, रॉड में भी होता है, रस्से में भी होता है, या फिर ऐसे कभी आपने देखा होगा कि रस्सी में आप लटक रहे तो रस्सी टूट गई है। तो रस्सी में आप लटक गए तो रस्सी क्यों टूट गई है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जितना उसका मैक्सिमम टेंशन था उससे कहीं ज़्यादा आपका वेट था
तो रस्सी टूट गई है, या कोई रॉड है जिससे फैन लटक रहा है, या फिर कोई पेंडुलम रॉड है जिससे वो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, तो इनके इसमें भी टेंशन रहता है, या फिर कोई बॉल है जिसको रस्सी से बांध के हमने लटकाया हुआ है, उसमें भी टेंशन है। तो टेंशन क्या होता है, ठीक है, द फोर्स बिटवीन एटम एंड molecules of rope or string or rod is tension force। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या होता है, रस्सी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। या उनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, या वो रॉड हो सकती है या स्प्रिंग हो सकती है, इनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। अब समझना बात को, जैसे मान लो ये एक रस्सी या रॉड कुछ भी है जिसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं और इनके बीच में बॉन्ड बने होंगे। क्या बना होगा, बॉन्ड बना हुआ होगा, बॉन्ड बना हुआ होगा, ये बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। ये एटम्स है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये सारे एटम्स है और इनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे बांध देता हूँ, ऐसे फिक्स कर देता हूँ और यहाँ पर एक फोर्स लगा के इसको खींचता हूँ। जब मैं फोर्स लगा के खींचूंगा तो इनका जो नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पर जो स्ट्रेस था वो कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन अगर आप फोर्स लगा के खींचेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होगा और स्ट्रेस की वजह से इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला है, लेकिन ये चेंज होने देगा नहीं। तो एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, या एटम्स के बीच में जो फोर्स है उनके बीच का सेपरेशन ये बढ़ने नहीं देगा या कंप्रेस नहीं होने देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। या फिर तुम ऐसा बोलो कि अगर इसको खींचेगा तो ये एटम इधर भागेगा, लेकिन अगर ये इधर भागेगा, अब समझो जैसे मैं ऐसे ऐसे रुका हुआ हूँ, मुझे कोई खींच नहीं रहा है, जब मुझे कोई खींचेगा लेकिन मैं आगे जाने नहीं चाहता हूँ, मैं रेसिस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ में एक तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है कि सर अगर मान लीजिए ये रस्सी है, रस्सी के अंदर बहुत सारे एटम्स है, एटम के बीच में बॉन्ड है और आप फोर्स लगा के किसी एक एटम को डिस्प्लेस करते हैं आगे की तरफ, तो ये जाने नहीं देगा, तो एक फोर्स डेवलप करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए, तो टेंशन फोर्स हो गया हमारे पास। तो टेंशन फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ रोप, रॉड, कुछ भी, ठीक है। दूसरा, एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम टाइट एंड। लिखो इसको, एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम टाइट एंड, ठीक है। तो टाइट एंड चेक करा देते हैं और अलार्म कैसी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा अगर रस्सी है तुम्हारे पास, तो रस्सी में ऐसा टेंशन कभी नहीं लगेगा, ठीक है, हमेशा लगेगा तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, तो अलोंग द लेंथ रहेगा टेंशन, ठीक है। एंड ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइट एंड। तो ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक रस्सी है बेटा, ठीक है, यहाँ पर हमने बांध के रखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको खींचोगे तो यहाँ पे देखोगे तो टेंशन किधर लगेगा, इधर पे लगेगा, और अगर यहाँ पे बांध के रखा हुआ है तो टेंशन किधर लगेगा, यहाँ पे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर ये क्या हो रहा था, ये आपको आगे खींच रहा था, आगे खींच रहा है मतलब टेंशन आपको आगे लगेगा, क्योंकि ये फिक्स है ना, तो फिक्स है तो ये एटम्स को, जबकि ये वाला एटम्स आगे जाना चाहता है इसकी वजह से, लेकिन ये जाने नहीं देगा, तो आपको टेंशन कहाँ लगेगा, इधर पे लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो रट्टा मार लीजिए कि हमेशा जो टेंशन फोर्स होगा वो रस्सी के टाइट एंड से दूर लगेगा, टाइट एंड से अवे लगेगा। टाइट एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप पकड़ के खींच रहे होंगे वो टाइट एंड होगा, जहाँ पे आप रस्सी को बांध के रखे होंगे वो टाइट एंड होगा। या अगर रस्सी, पुली देखें, जैसे कुएं से पानी भरते तो पुली रहती है, आप रस्सी खींच लेते पानी निकल जाता है, मतलब बाल्टी आ जाती है ऊपर,
पानी निकल जाता है, बाल्टी ऊपर आ जाती है, तो क्या है, एक तो पुली है। या फिर आप मशीनरी में देखे हुए, मशीनरी है उसमें बेल्ट लगी हुई है, घूम रहा है, तो क्या है, वो पुली है। तो जैसे हम बात करें ऐसा पुली, ये पुली है, तो इसमें मान लीजिए ब्लॉक आपने लटकाए हुए हैं, तो ब्लॉक अगर आपने लटकाया हुआ है तो एक मान लीजिए M1 है और ये M2 है, पुली को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो एक टाइट एंड कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, जहाँ पे पुली में कांटेक्ट में है वो भी टाइट एंड हो गया, जहाँ पे आप पकड़े होंगे वो भी टाइट एंड हो गया। तो टाइट एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप पकड़े होंगे, जहाँ पे आप बांधे हुए होंगे, या जहाँ पर वो पुली के कांटेक्ट में होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट एंड बोलेंगे। तो अगर मान लो ये रस्सी में टेंशन T है, तो यहाँ से देखेंगे तो टेंशन टाइट एंड से अबे लगेगा तो ऊपर लगेगा, यहाँ से देखेंगे तो नीचे लगेगा, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर लगेगा, यहाँ से देखेंगे नीचे लगेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा ब्लॉक है, बे ब्लॉक मास M है, और यहाँ पर ये भाई साहब ये ट्रायंगल है, दो पैरेलल लाइन बनाना है, और ये बन गया आदमी। ठीक, क्या हुआ, भाई साहब इसको खींच रहे हैं, तो भाई साहब जब इसको खींच रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ पर टाइट है, तो यहाँ पर जब टाइट है तो यहाँ से टेंशन देखेंगे किधर लगेगा, इधर लगेगा। आई होप आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अगर मान लीजिए आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ पर है, ये मास M है, तो अगर यहाँ से देखेंगे टेंशन ऊपर लगेगा, और यहाँ भी टाइट है तो यहाँ से देखेंगे टेंशन नीचे लगेगा। तो टेंशन ऑलवेज एट अवे फ्रॉम द टाइट एंड। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा थोड़ा हमने अभी आपको मतलब मुख्तसर में बहुत सिंपल चीजें पढ़ाई हुई है। मैकेनिक्स का M भी नहीं है ये, ठीक है। आपको फोर्स के बारे में बताया है, कांटेक्ट फोर्स बताया, टेंशन अभी आधे बताया, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए।